बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तारीख़ इस्लाम की किस्त नंबर 244 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान कर रहे हैं जंगियों के इत्तिसाल का। जंगियों की चीरा दस्ती और लश्कर खिलाफत का बार बार इनके मुकाबले में शिकस्त पाना कोई मामूली बात न थी। तकरीबन 10 साल हो गए थे कि जंगी बराबर शाही लश्कर और नामवर सरदारों को नीचा दिखा रहे थे और शहरों के अमन और अमान को गर्द कर चुके थे। एक एक जंगी ने 10-10 और चंद 15-15 अलवी हाशमी औरतें अपने तसव्वुर में रख छोड़ी थी। बहबूद और गबीस नामी इनके सरदार मिंबरों पर चढ़कर खुलफा राशिदीन, अहले बैत और अज़वाजे मोहतारात पर सबको गालियां देते थे। बहबूद ने आलमे गैब होने का दावा किया था, रसालत का भी मुद्दी था। तकरीबन 1 करोड़ मुसलमान को कत्ल कर चुके थे। प्रेम फतह मंदी ने इनकी हैबत दिलों पर तारी कर दी थी। तुर्कों के गरूर बहादुरी को भी उन्होंने खाक में मिला दिया था। तुर्क इनके नाम से लर्जते थे। आखिर खलीफा मोहम्मद के भाई मौफक ने अपने बेटे अबुल अब्बास को, जो कि बाद में मुअत्तज़ बिल्लाह के लक़ब से खलीफा हुआ, जंगियों की जंग पर माह रबीउल सानी 266 हिजरी में मामूर किया। अबुल अब्बास ने वासत के करीब एक सख्त लड़ाई के बाद जंगियों को शिकस्त फाश दी। यह पहली काबिल तज़किरा शिकस्त दी जो जंगियों ने लश्कर खिलाफत के मुकाबले में खाई। इसके बाद मौफक खुद भी बेटे से जा मिला और बाप बेटे ने मिलकर जंगियों को बेहम शिकस्तें देनी शुरू कर दी और फितना का कुल्ली इत्तिसाल हो गया। तो शहर में चरागा किया गया और बड़ी खुशियां मनाई गई। इधर मौफक और मुअत्तज़ दोनों बाप बेटे जंगियों के मुकाबले में मसरूफ थे। इधर मौसल में ख्वारिज ने उदम मचा रखी थी। मुसावर खारजी, जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं, सन 263 में मारा जा चुका था। इसके बाद इसके मुरीदानो मुतबैन ने जमायत फराम की और इनके 2 ग्रोह हो गए। ये दोनों ग्रोह आपस में सन 276 तक मसरूफ जंग रहे, मगर दरबार खिलाफत से इस इलाके में अमन अमान कायम करने की कोशिश अमल में नहीं आ रहा है। इससे तमाम ममालिक को अंदाजा किया जा सकता है। यकूब सफार का जब इंतकाल हुआ तो खलीफा मोहम्मद ने इसके भाई अमर बिन लैस को संद हुकूमत अता की, मगर खरासान में खानदान ताहर या के हमदर्द हवा मौजूद थे। इनमें एक शख्स अबू ताला और दूसरा राफा बिन हरसमा था। ये हसीन बिन ताहर के नाम से जमीयत फराम करके शहरों पर कब्जा करना, अपनी हुकूमत की बुनियाद कायम करना चाहते थे। ये कभी अमर बिन लैस के आमलों को निकालकर शहरों पर कब्जा करते और कभी आपस में एक दूसरे के लड़ते थे। इन मैरकों और लड़ाइयों में इस्माइल अहमद बिन असद बिन सामान हाकिम बुखारा से भी मदद तलब किया करते थे। इस्माइल समानी कभी एक का मददगार होता, कभी दूसरे का, और कभी अमर बिन लैस सफार की मदद के लिए मौजूद हो जाता। गर्ज इन ममालिक में एक तूफान बदतमीजी बरपाता। इन्हीं हालात में सन 271 ईस्वी में हिजरी में मौइक ने अपनी तरफ से सूबा खरासान की गवर्नरी पर मोहम्मद बिन ताहर को मुकर्रर किया। खलीफा मोहम्मद, जो इससे पहले अमर बिन लैस सफार को खरासान की गवर्नरी दे चुका था, इसने अमर बिन सफार को खरासान की हुकूमत से मजूर कर दिया। मोहम्मद बिन ताहर खुद तो बगदाद ही में रहा, अपनी तरफ से राफा बिन रस्मा को, जो पहले ही से मसरूफ जोर आजमाई में था, खुद हुकूमत खरासान अता करके अपना नायब बना दिया। मगर इसने खरासान और इससे मलका सूबों की बदअमनी और तवाफुल मलसलू की में कोई फर्क न आया। अहमद बिन तातून का हम पहले जिक्र कर चुके कि इसके कब्जा में मिस्र और शाम के मुल्क थे। खलीफा मोहम्मद बराए नाम खलीफा थे। इनका भाई मौफक अपनी अक्लमंदी या शुजात के सबब तमाम कारोबार खिलाफत पर हावी था। मोहम्मद ने अपने तातून से खतो खताबत करके ये चाहा कि इसकी हमायत में
مصر چلا جائے۔ یہ سن 269 ہجری کا واقعہ ہے، جبکہ موفق زنگیوں کی جنگ میں مصروف تھا۔ موفق نے دوسرے سرداروں کی معرفت معتمد کو سمجھایا اور اس ارادے سے باز رکھا، مگر ابن تاتون سے ناراض ہو گیا۔ سن 270 ہجری میں جب موفق زنگیوں سے فارغ ہوا تو اسی سال احمد بن تاتون انطاکیہ میں علیل ہو کر فوت ہو گیا، اور اس کا بیٹا خمار یہ بجائے اپنے باپ کے شام اور مصر کا حکم ہوا۔ موافق نے اسحاق بن کنداج اور محمد بن ابو سجاد کو ملک شام پر قبضہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ چنانچہ ان دونوں سرداروں نے ملک شام کے شہروں پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ خمارویہ نے مقابلے کے لیے فوج بھیجی۔ ان دونوں سرداروں نے لڑائی چھیڑنے میں بھی تعامل کیا اور مدافعت پر بھی آمادہ رہے۔ یہ حال معلوم کر کے موافق نے اپنے بیٹے ابو العباس معتمد کو شام کی طرف روانہ کیا۔ معتمد مصری فوج کو پیچھے ہٹانا، دمشق کو فتح کرتا ہوا آگے بھی بڑھتا چلا گیا۔ خمارویہ خود مقابلے پر آیا۔ ابو العباس معتمد کو شکست ہوئی اور لوٹ کر دمشق آیا تو اہل دمشق نے شہر کا دروازہ نہ کھولا، مجبوراً اترموس کی طرف کیا۔ خمارویہ دمشق میں آیا اور شام کے شہروں میں پھر اس کا سکہ اور خطبہ جاری ہو گیا۔ اہل ترسوس نے ابو العباس معتمد کو بغاوت کر کے نکال دیا اور خمارویہ کا خطبہ جاری کیا۔ ابو العباس بحالت پریشان تباہ و بغداد میں واپس آیا۔ طبرستان کی حالات علوی رافع اور صفار کا ہم ذکر اوپر کر چکے ہیں پہلے قسطوں میں۔ اہل ولیم کے امداد اور اعانت سے طبرستان میں حسن بن زید علوی کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ ماہ رجب سن 270 میں حسن بن زید کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد محمد بن زید اس کا بھائی حاکم طبرستان سن 272 ہجری میں کوزین کے ایک ترکی عامل نے 4000 فوج کے ساتھ طبرستان پر چڑھائی کی۔ محمد بن زید نے 8000 فوج لے کر مقابلہ کیا، مگر شکست کھائی اور جرجان میں جا کر پناہ گزین ہوا۔ فتح مند فوجوں کے واپس جانے پر پھر طبرستان پر قبضہ کر لیا۔ سن 275 ہجری میں رافع بن نارسمہ نے جرجان پر فوج کشی کی۔ محمد بن زید نے مقابلہ کیا اور ایک طویل مدت کے بعد مقابلہ اور مار کاروائی کے بعد سن 277 ہجری میں طبرستان سے بالکل بے دخل ہو گیا۔ آخر سن 283 میں رافع بن حرسمہ عمرو بن لیث کے مقابلے میں مقتول ہوا تو محمد بن زید نے پھر طبرستان پر قبضہ کیا، مگر عمرو بن لیث صفار نے اس کو طبرستان سے بے دخل کر دیا۔ سن 288 میں اسماعیل سامانی نے عمرو بن لیث صفار کو گرفتار کر کے بغداد بھیج دیا تو محمد بن زید نے پھر ولیم سے خروج کر کے طبرستان پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اسماعیل سامانی نے محمد بن ہارون کو طبرستان کی طرف روانہ کیا اور محمد بن زید مقابلہ کر کے مارا گیا اور اس کا بیٹا زید بن محمد بن زید گرفتار ہو کر بخارا کے قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ عمرو بن لیث صفار کو دربار خلافت سے خراسان اور سجستان وغیرہ کی سند گورنری مل چکی تھی، جیسا ہم پہلے بیان کر چکے کہ اس کے علاوہ فارس بھی اس کے قبضے میں آ چکا تھا۔ سن 271 ہجری میں دربار خلافت سے عمرو بن لیث کی معزولی کا فرمان جاری ہوا اور احمد بن عبدالعزیز بن ابی ولف حاکم اصفہان کو حکم دیا گیا کہ عمرو بن لیث کا مقابلہ کر کے فارس کا صوبہ آزاد کرا لو۔ چنانچہ دونوں کی لڑائی ہوئی اور عمرو بن لیث صفار کو شکست ہو گئی، مگر صوبہ فارس پر عمرو بن لیث کا قبضہ ہوا۔ آخر سن 274 ہجری میں موفق نے خود فارس پر فوج کشی کی اور اس صوبہ کو عمرو بن لیث کے قبضے سے نکال کر بغداد کی جانب واپس آیا۔ عمرو بن لیث کو کرمان سجستان کی طرف چلا گیا اور سجستان و خراسان پر
कामयाबी के साथ हुकूमत करने लगा। अम्र बिन लैस ने दरबार खिलाफत में तोहफा दे दिया। तोहफे ने भेज कर अपना असर रसूख बढ़ाया और सन 278 में दरबार खिलाफत से इलाका मावरा अल हनीफ यानी बुखारा और समरकंद वगैरह को सनद हासिल कर ली। मावरा अल नहर में इस्माइल बिन अहमद सामानी कामयाबी के साथ हुकूमत कर रहा था। अम्र बिन लैस संद बार अल नहार हासिल करने के बाद लश्कर और सामान हरब की फराहमी में मसरूफ हुआ। जब इस्माइल बिन अहमद सामानी को ये हाल मालूम हुआ तो इसने अम्र बिन लैस को लिखा कि मैं एक गोशा में सरहदी मुकाम पर पड़ा हूँ, आपके पास बहुत वसी मुल्क है, मुझको आप यहाँ पड़ा रहने दें और इस मुल्क से मेरे बेदखल करने के तरफे ना हो। अम्र बिन लैस ने कोई अल्तफात नहीं किया और फौज लेकर मावरा अल नहर पर हमला किया। इस्माइल सामानी मुकाबला पर आया, लड़ाई हुई। अम्र बिन लैस गिरफ्तार हुआ और समरकंद की जेल में कैद किया गया। सन 288 में इस्माइल सामानी और इसके खलीफा के पास बगदाद भेज दिया। खलीफा मोतजद की वफात तक बगदाद के जेल खाना में रहा। इसके बाद मकफी बिल्ला ने तख्त नशीन होकर इसको कत्ल करा दिया। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला हम इस अगली किस्त आपके सामने लेकर आएंगे, अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी का साथ दिया, और दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।